Hello and welcome to our channel, The Next Level Academy. Let's start with today's The Hindu newspaper analysis and MCQ pattern. Today's date is 9th August 2024. Let's move on to our first question. The first question asks, which sports person recently announced their retirement after a disqualification at the Paris Olympics? So, ये सवाल पूछ रहा है कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है जब उन्हें पेरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई किया गया। इसका जवाब है विनेश फोगट, जो एक फेमस इंडियन रेसलर है। ओके, विनेश फोगट एक वेल नोन इंडियन रेसलर है। उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया पेरिस ओलंपिक्स के बाद, जहां उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। डिस्क्वालिफिकेशन का रीज़न ये था कि उनका बॉडी वेट 100 ग्राम ज़्यादा था अलाउड वेट कैटेगरी से। रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में वेट कैटेगरीज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। एक स्पेसिफिक वेट लिमिट होती है और अगर उससे ज़्यादा होता है तो एथलीट को compete करने की परमिशन नहीं मिलती। विनेश फोगट का वेट अलाउड लिमिट से सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा था, जो टेक्निकल रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देता है। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी क्योंकि सिर्फ 100 ग्राम के डिफरेंस की वजह से उनको अपने ड्रीम इवेंट से डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने इमोशनली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। फिलहाल उनका फोकस अपने पर्सनल लाइफ पर है और वो अपने इस डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की सोच रही हैं। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि स्पोर्ट्स में छोटी से छोटी डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कभी कभी छोटी गलतियां भी बड़े सपनों पर असर डाल सकती है। Now let's move on to our next question. That is, what is the repo rate decided by the RBI's Monetary Policy Committee? RBI you all know, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सवाल पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी दैट इज MPC ने रेपो रेट कितना डिसाइड किया है। रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें RBI बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देती है। इस रेट का असर बैंक्स के लेंडिंग रेट्स पर पड़ता है। मतलब अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंक्स भी लोन्स पे कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और अगर ज़्यादा होगा तो लोन्स भी महंगे होंगे। अभी के लिए RBI की MPC दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट 6.50% पे डिसाइड किया है। मतलब बैंक्स अगर RBI से पैसा उधार लेते हैं तो उन्हें 6.50% इंटरेस्ट देना होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप रेपो रेट का कंसेप्ट समझें, जो कि इकोनॉमी और बैंक्स के बीच एक इम्पॉर्टेंट लिंक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट एक्शन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्ज मोहम्मद यूनुस to take as the new head of Bangladesh's interim government? Okay, तो क्या बोला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को क्या अर्ज करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आइए देखते हैं। जब मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के नए हेड का रोल संभाला तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वो बांग्लादेश में रहने वाली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की सुरक्षा को इंश्योर करे। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जैसे हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस लोग जो बांग्लादेश में रहते हैं, उनकी सेफ्टी और राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से मोदी जी ने उन पे स्पेशल ध्यान देने की बात की है। ना आइए देखते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है। ओके, इंटरिम गवर्नमेंट एक टेम्पररी गवर्नमेंट होती है जो तब बनाई जाती है जब रेगुलर गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती, जैसे इलेक्शन से पहले या इमरजेंसी सिचुएशंस में। इस गवर्नमेंट का मेन काम होता है कंट्री को स्मूथली रन करना जब तक नई गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हो जाती। बांग्लादेश में जब इलेक्शंस के टाइम रेगुलर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो इंटरिम गवर्नमेंट आती है जो इलेक्शंस कंडक्ट करने और कंट्री को टेम्पररी बेसिस पे चलाने का काम करती है। मोहम्मद यूनुस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इंटरिम पीरियड में बांग्लादेश को सही तरीके से चलाए और सब कम्युनिटीज़
इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज की सेफ्टी और राइट्स को प्रोटेक्ट करें. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer of this question कि what action did Prime Minister Narendra Modi urge Mohammad Yunus to take as the new head of Bangladesh's interim government? The answer will be option number B, protect minority communities. Now let's move on to our fourth question. Who was recently sworn in as the chief advisor of the Bangladesh interim government? तो of course इसका आंसर होगा Mohammad Yunus, option number C. हाल ही में मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर के रूप में शपथ दिलाई गई. ओके, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है कि एक टेम्पररी गवर्नमेंट जो कंट्री को उस वक्त चलाती है जब इलेक्शंस के पहले या बीच में कोई रेगुलर गवर्नमेंट नहीं होती. मोहम्मद यूनुस जो एक नोबेल लॉरिएट भी है, उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया है. उनका काम होगा कि वो बांग्लादेश को इलेक्शंस के दौरान स्मूथली चलाएं और इंश्योर करें कि सब कुछ फेयर और पीसफुल तरीके से हो. इंटरिम गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है कि वो नए गवर्नमेंट के आने तक देश को मैनेज करे और इलेक्शंस को सही तरीके से कंडक्ट करवाए. इस पोजीशन में मोहम्मद यूनुस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उन पे पूरी कंट्री को टेम्पोररीली चलाने की जिम्मेदारी होगी. Now let's move on to our fifth question. How many members of the new Bangladesh interim government were sworn in alongside Mohammad Yunus? So the answer is option number C. 13 members of the new Bangladesh interim government were sworn in alongside Mohammad Yunus. Now Mohammad Yunus के साथ बांग्लादेश के interim government के 13 और members ने भी शपथ ली. ये सभी लोग मिलकर इस टेम्पररी गवर्नमेंट को चलाने में मदद करेंगे जब तक नई गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हो जाती. ये 13 मेंबर्स अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल्स में काम करेंगे और उनका मेन फोकस होगा कि देश में इलेक्शंस के दौरान सब कुछ स्मूथली चले और कोई भी प्रॉब्लम ना आए. इंटरिम गवर्नमेंट का काम होता है कि वो टेम्पररी पीरियड के लिए देश को संभाले और इंश्योर करे कि इलेक्शन फेयर और पीसफुल हो. मैं ये बार बार बता रही हूँ इंटरिम गवर्नमेंट का मीनिंग, तो आप अच्छे से समझ जाइए. कहीं पे अगर मीनिंग पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के रिलेटेड, तो आप इसका ज़रूर आंसर दे पाए. ये स्टैटिक पार्ट का भी पोर्शन है. ओके, ये सभी मेंबर्स ने मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर शपथ ली और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का वादा किया. Now let's move on to our sixth question. What sector is Kerala Industries Minister P. Rajivi focusing on to attract investments? So the answer will be option number C, knowledge-based sectors. Kerala के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर P. राजीवी अब इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं. नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन और एक्सपर्टीज पर बेस्ड होती है, जैसे आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, एजुकेशन और हेल्थ केयर. मिनिस्टर का मानना है कि केरला में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है और ये सेक्टर स्टेट को इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे ले जा सकते हैं. पी राजीवी का विजन है कि केरला को एक हब बनाया जाए जहां हाई टेक इंडस्ट्रीज और नॉलेज बेस्ड कंपनीज इन्वेस्ट करें. इसके लिए वो स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बूस्ट कर रहे हैं ताकि स्किल्ड वर्कफोर्स का डेवलपमेंट हो. मिनिस्टर का ये भी कहना है कि केरला का नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट भी इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट हो सकता है अगर उन्हें सही अपॉर्चुनिटीज और सपोर्ट मिले. इस इनिशिएटिव का एम है कि केरला में नए जॉब्स क्रिएट हो, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और ओवरऑल स्टेट की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सके. नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट से केरला को ग्लोबल लेवल पर एक कॉम्पिटिटिव एज मिलने की उम्मीद है. Now let's move on to our next question. What action did the UP Uttar Pradesh government recently plan to reactivate? So the answer will be option number B, anti-Romeo squads.
उत्तर प्रदेश दैट इज यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से एक्टिवेट करने का प्लान बनाया है। एंटी रोमियो स्क्वाड एक स्पेशल पुलिस फोर्स है जो स्ट्रीट हैरेसमेंट या ईव टीजिंग के केसेस को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। इसका मेन फोकस ये इंश्योर करना होता है कि लड़कियों और महिलाओं को पब्लिक प्लेसेस में सेफ फील हो और उन्हें किसी भी तरह के हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने पहली बार एंटी रोमियो स्क्वाड को 2017 में लॉन्च किया था और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था। स्क्वाड के मेंबर्स पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क, स्कूल्स, कॉलेजेस और मार्केट्स में पेट्रोलिंग करते हैं ताकि उन लोगों पर नज़र रखी जा सके जो लड़कियों को तंग करते हैं या उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। इस स्क्वाड का एम ये है कि यूपी में महिला सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके और उन्हें हैरेसमेंट से बचाया जा सके। अब दोबारा से इस स्क्वाड को एक्टिवेट करने का मतलब है कि गवर्नमेंट इस इशू को लेकर सीरियस है और वो इंश्योर करना चाहती है कि लड़कियों को सेफ एनवायरनमेंट मिल सके। गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि स्क्वाड मेंबर्स को और ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने ड्यूटीज़ को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। इस इनिशिएटिव से लड़कियों और महिलाओं में सिक्योरिटी का सेंस बढ़ने की उम्मीद है और वो बिना किसी डर के अपने डेली एक्टिविटीज़ को कर सके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहे हैं which European country had its diplomatic status revoked by Israel recently? So the answer will be option number B, Norway. Okay, so क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन सुनिए कि हाल ही में इजराइल ने नॉर्वे का डिप्लोमेटिक स्टेटस रिवॉक कर दिया। इसका मतलब ये है कि नॉर्वे के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी कि राजनीतिक संबंध इजराइल के थे उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस या चेंजेस कर दिए गए हैं। ये डिसीजन इजराइल ने नॉर्वे के कुछ एक्शंस या पॉलिसीज के रिस्पॉन्स में लिया होगा जो उनके म्यूचुअल रिलेशंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे थे। डिप्लोमेटिक स्टेटस रिवॉक करना एक सीरियस स्टेप होता है। ओके, डिप्लोमेटिक स्टेटस रिवॉक करना एक बहुत सीरियस स्टेप होता है जो दो कंट्रीज के बीच एक रिलेशंस में टेंशंस को दिखाता है। इजराइल और नॉर्वे के बीच ये टेंशन किसी स्पेसिफिक इशू पर हो सकती है जैसे कि पॉलिटिकल स्टैंड या इंटरनेशनल मैटर्स पर डिसएग्रीमेंट्स। इसका असर दोनों देशों के बीच के ट्रेड, कम्युनिकेशंस और कॉर्पोरेशन पर भी पड़ सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये सिचुएशन कैसे डेवलप होती है और क्या दोनों कंट्रीज इस इशू को सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक टॉक्स या नेगोशिएशंस करते हैं। इजराइल का ये डिसीजन दिखाता है कि वो अपने फॉरेन रिलेशंस को लेकर बहुत कॉशियस है और अगर कोई देश उनकी पॉलिसीज के खिलाफ जाता है तो वो उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए रेडी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Which natural disaster is the Wayanad district of Kerala currently dealing with? The answer will be option number C, landslide. Okay? तो एक्सप्लेनेशन ये है कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो केरला का एक हिल एरिया है फिलहाल लैंडस्लाइड का सामना कर रहा है। बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड्स तब होते हैं जब हैवी रेनफॉल या जियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से मिट्टी, पत्थर और डेब्रिस एकदम से नीचे गिर जाते हैं जो लोगों के घरों, रस्तों और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। वायनाड में हैवी मॉनसून रेन्स की वजह से लैंडस्लाइड की इंसिडेंस बढ़ गई है। ये एरिया हिल्स और डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, इसलिए जब ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाता है। ऑथोरिटीज़ ने इस सिचुएशन को देखते हुए रिलीफ ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स लोगों को सेफ प्लेसेस पर ले जा रहे हैं और उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। रोड्स और कम्युनिकेशन लाइंस को रिस्टोर करने के लिए भी एफर्ट्स चल रहे हैं क्योंकि लैंडस्लाइड्स की वजह से कई जगह पर कनेक्टिविटी काफ़ी प्रभावित हुई है।
इस नेचुरल डिजास्टर का इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू कर दिया है। इसमें हाई रिस्क एरिया से लोगों का रिलोकेशन और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग शामिल है। ओके, now let's move on to our 10th number question, which is which virus outbreak has caused 73 deaths in Gujarat? So that will be option number B, चंदीपुरा वायरस। गुजरात में हाल ही में चंदीपुरा वायरस का आउटब्रेक हुआ है, जिसमें अब तक 73 लोगों की जान जा चुकी है। चंदीपुरा वायरस एक रेयर वायरस है जो मेनली चिल्ड्रन जो कि बच्चों को अफेक्ट करता है, और ये सैंड फ्लाइज के काटने से स्प्रेड होता है। ओके, सैंड फ्लाइज इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट। चंदीपुरा वायरस का नाम महाराष्ट्र के चंदीपुरा विलेज से आया है, जहां ये वायरस पहली बार डिटेक्ट किया गया था। ये वायरस एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल इलनेस कॉज करता है जो ब्रेन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सिम्टम्स में हाई फीवर, सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग और सीजर्स शामिल है, और अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। गुजरात में इस आउटब्रेक से बचने के लिए हेल्थ अथॉरिटीज ने प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू कर दिया है। पब्लिक को सैंड फ्लाई बाइट से बचाने के लिए प्रिकॉशंस लेने की सलाह दी जा रही है, जैसे इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज करना और मॉस्किटो नेट्स में सोना। गवर्नमेंट ने अफेक्टेड एरियाज में मेडिकल कैंप्स सेटअप किया है और अवेयरनेस कैंपेन्स भी शुरू किया है। ओके, गवर्नमेंट ने अफेक्टेड एरियाज में मेडिकल कैंप सेट कर दिया है और अवेयरनेस कैंपेन्स भी बहुत ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दिया है, ताकि लोग इस वायरस के बारे में समझ सके और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले और बच जाए, अपनी जान को बचा ले। इस आउटब्रेक का कंट्रोल करना हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए एक बड़ी चैलेंज बन गया है, लेकिन वो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज what amendment did the Indian government make to the Citizenship Amendment Act CAA guidelines recently? So the answer will be option number B, inclusion of more documents to prove foreign origin. Now, Indian government ने हाल ही में Citizenship Amendment Act CAA के गाइडलाइंस में एक अमेंडमेंट किया है, जिसमें अब और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किया गया है जो एप्लीकेंट्स को अपने फॉरेन ओरिजिन को प्रूव करने के लिए यूज़ करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग CAA के अंडर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें अब अपने फॉरेन ओरिजिन को दर्शाने के लिए नए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। ओके, CAA 2019 का एक कंट्रोवर्शियल लॉ है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस रिफ्यूजीज को इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस लॉ में ये शर्त थी कि एप्लीकेंट्स को अपने फॉरेन ओरिजिन प्रूफ करना पड़ेगा। अब जो नए डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं, उनका पर्पस ये इंश्योर करना है कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने वाले लोग सच में उन कंट्रीज के रिफ्यूजीज हैं जिनके लिए CAA बनाया गया था। इस अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि डॉक्यूमेंट्स जांच के बाद ही एक्सेप्ट किया जाएंगे, ताकि प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनी रहे। ये अमेंडमेंट CAA की इम्प्लीमेंटेशन को और भी स्ट्रिक्ट बनाता है, और सरकार का कहना है कि इससे मिसयूज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन इस अमेंडमेंट से लोगों को डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, और ये एक और इशू बन सकता है जिसमें अफेक्टेड कम्युनिटीज को लीगल और ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian institution is responsible for conducting assembly election in Jammu and Kashmir? So, जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इंडिया में हर साल हर इलेक्शन
सॉरी नॉट हर साल, इंडिया में हर इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शंस हो, राज्यसभा इलेक्शंस हो या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन हो. ऑलराइट, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस अब आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद चेंज हो गई है और ये रीजन अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है. लेकिन यहाँ असेंबली इलेक्शंस करवाना अब भी ज़रूरी है ताकि लोकल गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सके. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना होता है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें लोग अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके. इस प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है, पोलिंग स्टेशन सेटअप करता है, पोलिंग स्टेशन सेटअप करता है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करवाता है और काउंटिंग ऑफ वोट्स का काम भी मॉनिटर करता है. जम्मू एंड कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में इलेक्शंस को पीसफुली और स्मूथली कंडक्ट करना एक बड़ा चैलेंज होता है और इसलिए इलेक्शन कमीशन ये काम काफ़ी रिस्पॉन्सिबली हैंडल करता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ रहा है, what initiative is mentioned as a response to the Wayanad landslide? So the answer will be option number B, declaring the area as a national disaster. Okay, so वायनाड लैंडस्लाइड, मतलब वायनाड मतलब केरला में जो उनका एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज वायनाड. ओके, वायनाड लैंडस्लाइड के रिस्पॉन्स में जो इनिशियल एक्शन लिया गया है वो है इस एरिया को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करना. मतलब गवर्नमेंट ने वायनाड में हुई इस लैंडस्लाइड को एक नेशनल डिजास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये एक सीरियस और लार्ज स्केल डिजास्टर है जिसमें इमीडिएट एक्शन और रिसोर्सेज की ज़रूरत है. जब किसी एरिया को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि उस एरिया में स्पेशल अटेंशन दी जाएगी और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि रिलीफ फंड्स, रेस्क्यू ऑपरेशंस और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स. इसका इम्पैक्ट ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस को फास्ट ट्रैक करती है और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प पहुंचाने की कोशिश होती है. वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसमें लोगों के घर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स अफेक्ट हुए हैं. इसलिए इस एरिया को नेशनल डिज़ास्टर डिक्लेयर करना ज़रूरी हो गया था ताकि रिलीफ ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके और वहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी मदद पहुँचाई जा सके. इस डिसीजन के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर इस क्राइसिस से निकलने के लिए सब कुछ करेंगी और वायनाड के लोगों को सपोर्ट करेंगी ताकि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बना सके. Now let's move on to our last question and question number 14, जो कि पूछ रहा है, what challenge is highlighted regarding the ongoing proxy war waged by Pakistan according to General Anil Chauhan? So the answer will be option number B, a sudden escalation of south of Pir Panjal. ओके, तो जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही ऑनगोइंग प्रॉक्सी वॉर के चैलेंजेस को हाईलाइट किया है. उन्होंने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि पीर पांजल के साउथ में सडन एस्केलेशन यानी अचानक से बढ़ते हुए टेंशन्स एक बड़ा चैलेंज बन गया है. इस एरिया में इंस्टेबिलिटी और वायलेंस में एकदम से तेज़ी आई है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सीरियस कंसर्न है. पीर पांजल एक माउंटेन रेंज है जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लोकेटेड है. साउथ ऑफ पीर पांजल एरिया हिस्टोरिकली ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन नहीं था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में यहाँ वायलेंस और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में एकदम से वृद्धि हुई है. इस सडन एस्केलेशन की वजह से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी स्ट्रैटेजी और डिप्लॉयमेंट को क्विकली एडजस्ट करना पड़ रहा है.
जनरल अनिल चौहान ने ये भी बताया कि पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी वॉर के अंडर इस एरिया में मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है, जिससे रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को खतरा पैदा हो गया है। इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस इस चैलेंज का सामना करने के लिए हाई अलर्ट पर है, लेकिन इस टाइप की सडन एस्केलेशन को हैंडल करना हमेशा डिफिकल्ट होता है। इस सिचुएशन में फोर्सेस को अपने इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और क्विक रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ रहा है, ताकि वो इस टाइप की सडन डेवलपमेंट्स का इफेक्टिवली सामना कर सके और रीजन में पीस को मेंटेन कर सके। ऑलराइट, अभी मैं आपको ये जो आप जितने सारे टॉपिक्स मैंने आज कवर करे हैं द हिंदू के रिलेटेड, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ जो टॉपिक के रिलेटेड है, जिससे क्या होगा ना, आप PYQs भी सॉल्व कर लोगे। ओके, साथ ही साथ आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ऑलराइट, सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथेंड द एंटी टेररिज्म लॉज बाय amending the Unlawful Activities Prevention Act UAPA 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations. Okay, so ये जो क्वेश्चन मैंने बोला, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। ये 2019 में आपका आया था एंड ये पॉलिटी के अंदर आपका गिर सकता है। ओके, पॉलिटी, यस, पॉलिटी के अंदर आपका गिर जाएगा। सो द क्वेश्चन इज, इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथेंड द एंटी टेररिज्म लॉज बाय अमेंडिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA, ओके, 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organization. ये जो क्वेश्चन है आपको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। नाउ और एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, दैट इज आपका 2019 में आया था ये भी। ये क्वेश्चन है, डू यू अग्री विथ द व्यू दैट स्टेडी GDP ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, आपको 150 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। नाउ आज का थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, ओके, थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन। ये 2007 में आपका आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन ये है कि राइट अबाउट इंडियाज रिस्पॉन्स टू द पॉलिटिकल क्राइसिस इन बांग्लादेश। तो ये जो 3 आपको मैंने मेंस के क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये UPSC का मेंस का क्वेश्चन है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑलराइट, ऑल्सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, टेलीग्राम लिंक वहाँ पे मिलेगा आपको। वो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को। ग्रुप में आपको सुबह सुबह द हिंदू फ्री ऑफ कॉस्ट, द हिंदू का ई पेपर जो होता है द हिंदू, और द इंडियन एक्सप्रेस, ओके, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, दोनों का वर्जन ई पेपर सुबह सुबह 6 बजे तक आपको मिल जाएगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। ऑलराइट, सो सुबह सुबह आपके पास ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आ जाया करेगी। सो अभी आपने अगर एंड तक देख लिया है, सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट अगर कुछ आपको नहीं पता, आपको और जानना है, कुछ आपको फीडबैक्स देनी है, share it with your friends because it's a very nice way, unique way
जिससे हम करंट अफेयर को समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ ही साथ. Alright, and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you for watching. God bless you.